Good morning, class. First, first we first of all we learned about the electricity. This chapter is belong to the class 10 and 12. Okay. सबसे पहले आप भी जानते हैं कि आज 15 अगस्त है। इस 15 अगस्त के 15 अगस्त है, ये हमारे देश का 74th इंडिपेंडेंस डे है। इस मौके पर मैं अपने चैनल की तरफ से, अपने टीम की तरफ से आपको बधाई देता हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम पूरी तरह से आज़ाद हैं और अपने मन से, अपने हिसाब से, है ना, अपनी इंडिपेंडेंसी को शो करते हैं और साथ ही साथ उसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्री हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फ्री होने का मतलब ये है कि हम अपने देश के कानून के दायरे में रहते हुए, अपने संविधान के नियमों को पालन करते हुए हम जो चाहे वो कर सकते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं करना हमें। इस इंडिपेंडेंस डे पर हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे देश को नुकसान हो, हमसे किसी तरह का कानून ब्रेक हो जाए, है ना, और जिससे क्या हो, हमें या हमारे घर वालों को, हमारे देशवासियों को किसी तरह की परेशानी हो। इस बात को ध्यान में रख करके ही हम इंडिपेंडेंस डे को मनाते हैं, है ना। और साथ ही साथ ये भी लोगों को फील कराते हैं कि हम आज़ाद हैं। तो हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करेंगे। हम क्या करेंगे, इस पर अच्छे अच्छे काम करेंगे। ऐसे काम हमें करना है कि किसी का कोई नुकसान ना हो, ना हमको नुकसान पहुँचे उसका, ना हमारे देशवासियों को। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, आप पढ़ाई करें, मौका मिले आप टहलने, अपने दोस्तों के साथ टहलने घूमने जाए। ठीक है, ठीक है। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप मुझसे अच्छा भी समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंस कैसे मनाता है, आज तक आप मनाते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं हमारा 74th इंडिपेंडेंस डे। और चलते चलते मैं आपको फिर से एक बार बोल देता हूँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज इस क्रम में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्लास 10th और 12th का चैप्टर है। 10th में उसका शॉर्ट फॉर्म, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन 12th में इसका बहुत ही वाइड चैप्टर ये माना जाता है ना। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है ना। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी के ही बारे में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, वो किन चीज़ों के प्रेजेंस में चलती है, उसको चलने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, इसका यूज़ क्या होता है, उस सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो जिसका सबसे पहले हमने कहा, ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, विद्युत चैप्टर है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो ये कहा था, इट इज़ द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है, कहता है आवेश की उपस्थिति या बहाव ही क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। आवेश का बहाव या उसकी उपस्थिति ही विद्युत कहलाता है। बात आती है कि यहाँ पर एक वर्ड आ गया है, चार्ज। ठीक है, इसमें चार्ज एक वर्ड आया, चार्ज, या जिसको हम आवेश कहते हैं। आवेश होता क्या है, कहता है इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर बाय विच ऑब्जेक्ट्स फील और एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। मतलब मीनिंग इसका ये निकलता है कि आवेश किसी भी पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है जिसके द्वारा वस्तुएं विद्युत बल का अनुभव करती हैं। ठीक है, ये हमारा आवेश की परिभाषा होती है। थोड़ा आवेश के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। कहा गया जो आवेश होता है वो एटम्स में पाया जाता है। आवेश क्या होता है, एटम में पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बट न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। कहता है जो आवेश जो होता है या जो चार्ज होता है वो एटम्स के अंदर होता है। किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फॉर्म में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो चार्ज होता है या हमारा जो आवेश होता है वो दो तरह का होता है। एक प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से पहला टाइप होगा, न्यूट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होने के दूसरा टाइप होता है। जो चार्ज होता है दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, मतलब धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक है, ये दो तरह का हमारे पास आवेश होता है। जैसे कि मैंने बताया कि दो तरह के चार्ज होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। जो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि
दो एक ही जैसे चार्ज, जैसे दो धनात्मक हो या दो ऋणात्मक, ठीक है, तो दो एक जैसे चार्ज या दो एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब रिपेल करते हैं, मतलब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर दैट बट लाइक चार्जेस रिपेल्स टू ईच अदर, है ना। मतलब ये कहने मतलब ये है, जो एक जैसे चार्ज हो, जैसे कि मान लो कि दोनों प्लस में दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जबकि अब अगर अनलाइक चार्ज है, मतलब असमान चार्ज है, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब चार्ज को जो चार्ज होता है या आवेश होता है, उसका जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, जो आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। जैसे कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, कूलाम, ठीक है। आप इसको एक बार समझ लीजिए देख करके कि कैसे क्या होता है, कि इसको हम क्या कहते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक आवेश, इस पर एक ऋणात्मक आवेश होता है। इस पर आवेश कितना होता है ये भी बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पर जो माइनस का साइन है ये ऋणात्मक चिन्ह है, ये दिखाता है इट इज शो द नेचर ऑफ द चार्ज, है ना। ये क्या होता है, आवेश के क्या नेचर को दिखाता है, उसकी प्रकृति को, कि उस पर धनात्मक चार्ज है या ऋणात्मक चार्ज है। जैसे यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है। अगर बात करें प्रोटॉन के ऊपर, तो प्रोटॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है, इतना ही चार्ज होता है, लेकिन वो किस में होता है, वो प्लस में होता है, मतलब प्लस 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम आवेश, इतना चार्ज होता है। ये प्रोटॉन के लिए होता है और ये इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस में होता है और प्रोटॉन में प्लस का चार्ज होता है। आवेश को हमेशा क्यों से दिखाते हैं, है ना। और साथ ही साथ इसके बारे में और थोड़ा जानेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले चार्ज की डेफिनेशन हम समझ लेते हैं कि चार्ज होता क्या, आवेश होता क्या है। तो आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके द्वारा वस्तुएं विद्युत बल का अनुभव करती हैं, जिसके द्वारा विद्युत बल का अनुभव करते हैं, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। जो मैंने बताया जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है माइनस का 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19। अगर किसी पदार्थ में हमने कहा किसी पदार्थ में n इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी पदार्थ में n इलेक्ट्रॉन है और हर एक इलेक्ट्रॉन पर e कूलाम आवेश है, तो उस पर कितना चार्ज होगा, Q = N × E, इतना उस पर चार्ज होता है, ठीक है। ये आपके चार्ज के लिए फार्मूला, आवेश के लिए फार्मूला होता है Q = N × E। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल होते हैं कि कितने उसके अंदर चार्ज पार्टिकल है। एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होता है, कितना आवेश होता है, तो एक आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। तो इस फार्मूले का यूज़ हम कभी भी आवेश निकालने के लिए कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि आवेश क्या होता है, इसकी परिभाषा यहाँ पर मैंने लिख दी है, उसको आपको नोट कर लीजिए। साथ ही साथ क्या करते हैं आप, क्या करते हैं इस फार्मूले को उसी के साथ हमेशा लिखा जाता है, इसको अलग या इतने वो छोड़ देते हैं। आप जब भी लिखते हैं, जब डेफिनेशन लिख लेते हैं, तो हम करते क्या है, ये लिखते हैं, माना कि किसी पदार्थ का या किसी चालक पर n पार्टिकल है या n कण है जिनके हर पार्टिकल पर e कूलाम आवेश है, तब उस पर कुल आवेश का मान, तो कुल आवेश का मान Q = N × E होता है। इस तरह से हम उस फार्मूले का यूज़ करके हम किसी भी पदार्थ पर, किसी भी चालक पर इसका यूज़ हम आवेश का मान हम निकाल सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारे आवेश की। अब क्या करते हैं, हम बात करते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत होती है वो दो तरह के आवेश पर डिपेंड करती है। सबसे पहले आवेश होता है स्टैटिक चार्ज,
ठीक है, मतलब ये उल्टा एक दूसरे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, या यूँ कहें दो तरह की हो सकती है। नंबर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा क्या है मूविंग इलेक्ट्रिसिटी या मूविंग चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। हम समझने के लिए हम इसको रफ करके फिर दोबारा जो है हम जो है समझे इसके अलग से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके। हाँ, जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, दो तरह की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, या दैट मीन्स स्थैतिक विद्युत और गतिक विद्युत, है ना। एक ऐसी विद्युत के बारे में आती है, इलेक्ट्रिसिटी बात की जाती है जिसमें दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक और गतिक। अब बात आती है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम किसी भी जब हम क्या करते हैं, अपने बचपन में देखा होगा कि हम जब स्केल को अपने बालों से रगड़ते हैं तो वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ऐसा हमने देखा। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम उसको अपने बालों से रगड़ते हैं तो उस पर क्या होता है, उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, है ना। वो उस पर क्या करता है, वो चार्ज हो जाते हैं, उस पर चार्ज आ जाता है। चार्ज क्या होता है, उसके सिरे पर ही रुका रहता है, मूव नहीं करता। वो चार्ज रगड़ने पर जो आता है वो क्या होता है, स्टैटिक्स होता है, मतलब वो उस पर रुका रहता है, फ्लो नहीं करता। इसी वजह से क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। लेकिन अगर बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। जैसे कि हमारे कंडक्टर के अंदर क्या होता है, हमारे चालक तार के अंदर क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्लो करता है। ठीक है, तो वो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम आगे पढ़ेंगे करंट क्या होता है। ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना क्या है, हमको करंट के बारे में पढ़ना, करंट होता क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या होती है। तो ये कहा था करंट के बारे में, कहा था कि इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, है ना। करंट क्या होता है, इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। ठीक, मतलब क्या करते हैं, किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही विद्युत कहा जाता है या करंट कहा जाता है, या दैट मीन्स इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो करंट होती है, करंट को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम ये मान लें कि अगर किसी चालक तार के अंदर क्यू कूलाम आवेश फ्लो हो रहा है ना, क्यू कूलाम आवेश फ्लो हो रहा है, तो उस पर करंट कितना बहेगा वो हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन के बाद साथ इसका फार्मूला पढ़ेंगे, और इसके बाद यूनिट पढ़ते हैं, और फिर साथ ही साथ इसके कैसे मेज़र करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं क्या होता है आगे। तो करंट क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, है ना। ये क्या होता है, किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह की दर होती है, या इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं। विद्युत को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए अगर हम मान लेते हैं कि किसी चालक तार में या किसी चालक में टी समय में क्यू कूलाम आवेश पर प्रवाहित होता है, तो उसमें करंट क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसका जो मात्रक होता है, जो आवेश का जो चार्ज जो आपका करंट का जो मात्रक होता है, उसको हम देखते क्या होता है, ऊपर क्यों है, क्यों को हम ये क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और नीचे क्या होता है, टाइम होता है। टाइम के लिए क्या होता है, हम सेकंड हमेशा लेते हैं, तो क्या बना, कूलाम बटे सेकंड, या इसको दूसरा नाम देते हैं, या इसको हम दूसरा एसआई में इसको कहते हैं एम्पियर। ठीक है, जो कि एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने अपने नाम पर ही करंट के बारे में बता दिया, अपने नाम पर इसका मात्रक दिया था कि इसका मात्रक कूलाम पर सेकंड को हम एम्पियर भी लिख सकते हैं। और इसके लिए फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। यही होती है आपकी करंट। और करंट को नापने के लिए, करंट को किससे नापते हैं, करंट को एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम कहते हैं अमीटर। क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। इसी से हम इसको नापते हैं। ये पूछा जाता है कि करंट को किस इंस्ट्रूमेंट या किस चीज़ से नापा जाता है, तो ये कहा जाता है कि करंट को हम एम्पियर से नापते हैं, और इसको हमेशा किसी भी सर्किट में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा ये हमारा एक सर्किट है, ये हमारा एक सर्किट है जिसमें एक बल्ब लगा देते हैं हम, एक ऐसा सर्किट है। जैसे ये हमने कहा ये हमारा सर्किट है जिसमें एक बल्ब लगा हुआ है ना, और इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। इस बल्ब को हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है,
अब हमें कहा था कि अब इसमें अगर हमें अगर एमीटर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। तो हम करते हैं कि यहाँ पर अगर इसमें हम जानना चाहते हैं कितनी इसमें करंट आ रही है, तो हम क्या करते हैं, इस पर हम एक अमीटर लगा देते हैं। अमीटर किस इस फॉर्म में लगता है, ऐसे आपको लगाता है श्रेणी क्रम में, बल्ब के साथ श्रेणी क्रम में लगता है। ठीक है, ये प्लस, इधर से माइनस, इधर से प्लस से जुड़ा होता है, इस साइड से माइनस से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको श्रेणी क्रम में लगाता है। और अमीटर हमेशा अमीटर क्या होता है, इस सर्किट में आने वाले करंट के बारे में, उसकी वैल्यू के बारे में बताता है। ठीक है, तो हमने इस तरह से हमने करंट को पढ़ लिया। अब बात आता है करंट, बात आती है जो कि कोई भी कंडक्टर होता है, आपने कहा कि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। हम ये जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। जब तक ये किसी भी सर्किट से जुड़ा नहीं होता तब तक इसके इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रैंडमली मूव करते हैं, कभी किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। तो ऐसे किसी भी कोई भी ऐसे वायर हो जो किसी से करंट ना हो, किसी बैटरी से करंट ना हो, तो क्या उसको छूने से हमें करंट लगता है, नहीं लगता है ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर हमें करंट को उसके पास कराना पड़ता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाना पड़ता है, तब जाकर के उसमें करंट फ्लो होता है। क्योंकि आपने डेफिनेशन भी पढ़ रखी है कि करंट मतलब चालक में आवेश के प्रवाह, जब तक आवेश का प्रवाह नहीं हुआ, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएगा नहीं, तब तक हमें क्या होता है, करंट नहीं मिलती है। तो इस तरह से अगर ये हमारा एक चालक है, इस चालक में हमें करंट फ्लो करनी है, अगर इस चालक में हमें करंट को फ्लो करना है, तो क्या होगा, हमें इन इलेक्ट्रॉनों को रैंडमली मूव करने के साथ एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाना। मतलब क्या होगा कि हमें इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक डिफरेंस पैदा करना है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या वो कम ज़्यादा होती है। जब तक एक कम ज़्यादा होगी नहीं, मतलब यहाँ पर मान लो कि जितनी यहाँ पर है उतनी यहाँ पर, तो क्या वो फ्लो करेंगे नहीं ना, वो रैंडमली एक जगह पर मूव करेंगे। अब क्या करना, हमें यहाँ पर और यहाँ पर हर जगह पर उनमें डिफरेंस पैदा करना। वो डिफरेंस कैसा पैदा करते हैं, इनमें क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रॉनों में डिफरेंस कैसा पैदा करते हैं, वो हम बैटरी से जोड़ करके इनमें बहने वाले विद्युत में चालक में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों में डिफरेंस पैदा करते हैं। वो कैसे हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि इसमें हम क्या करते हैं, चालक तार को किससे जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। जब बैटरी से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, करंट जो आपका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक डायरेक्शन में ही मूव करने लगते हैं। ठीक है, वो सभी क्या होगा, एक ही डायरेक्शन अब मूव करते हैं। जब एक डायरेक्शन मूव करने लगते हैं तब जाकर के हमें करंट मिलती रहती है। अब बात आती है कि ये डिफरेंस पैदा होता है, चलो ठीक है, वो डिफरेंस पैदा होता है, तो डिफरेंस कैसे पैदा होता है कि हमने बैटरी जोड़ी तो डिफरेंस पैदा हुआ। एक्चुअल में डिफरेंस जो उसमें जो हम प्रोड्यूस करते हैं वही हमारा कहलाता है वोल्टेज। मतलब क्या होता है, हम इसके सिरों पर, चालक तार के सिरों पर वोल्टेज लगा देते हैं। ठीक है, इस वोल्टेज को हम आगे समझेंगे कि वोल्टेज होता क्या है, उसको डिफाइन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे और साथ ही एक एग्जांपल लेकर के भी समझेंगे। तो ठीक है, जो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने वोल्टेज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि अगर किसी भी चालक में करंट का फ्लो बनाए रखना है तो उसके लिए हमें क्या करें, उसके सिरों पर हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंस पैदा करना है। और डिफरेंस इसके बीच में किसके लिए होता है, उस चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच में हमें डिफरेंस पैदा करना होता है, उनको एक ही डायरेक्शन में मूव कराना होता है। जब तक वो एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे तब तक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं बनेगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं बनेगा मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। इस चीज़ को, डिफरेंस को समझने के लिए हम सबसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो बीकर हैं। तो अगर हम मान लें कि इस बीकर में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इसमें भी हमने कहा फिलहाल अभी मान लेते हैं कि ऊपर तक पानी भरा हुआ है, तो क्या अगर जब इनको एक कनेक्टर के थ्रू जोड़ देते हैं तो क्या इसका पानी इसमें जाएगा या इसका पानी इसमें जाएगा, नहीं जाएगा ना। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमें दोनों के वाटर का लेवल में डिफरेंस रखना पड़ेगा, है ना। जब वाटर के लेवल में डिफरेंस रहेगा तब क्या होगा, ज़्यादा जिसमें पानी होगा वो कम पानी वो क्या करेगा, जिसमें ज़्यादा पानी होगा वो पानी किधर आएगा, कम पानी वाले बीकर की तरफ फ्लो करने लगेगा। ठीक इसी तरह कंडक्टर में भी करंट इसी तरह फ्लो होता है। जब क्या होता है,
जब उसमें इलेक्ट्रॉन लगे होते, जब उसमें इलेक्ट्रॉन जो रैंडम पहले से होते हैं, जो रैंडमली मूव करते हैं, उनको एक ही डायरेक्शन में टुवर्ड्स करना होता है, एक ही डायरेक्शन में मूव कराना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको बैटरी से जोड़ देते हैं, और जब बैटरी से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, उन सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, और उनके सिरों पर क्या होता है, एक डिफरेंस पैदा हो जाता है। जब बैटरी से जुड़ा था वो डिफरेंस पैदा हो जाता है। इसी डिफरेंस को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसी डिफरेंस को आता है पोटेंशियल डिफरेंस कहता है, जिसे हम हिंदी में विभवांतर कहते हैं। अब विभवांतर क्या करता है, मतलब जो बैटरी जो उसका विभवांतर पैदा करती है, किस लिए पैदा करती है। एक तो आपने कहा कि हम क्या करते हैं, सभी रैंडमली मूव करने वाले इलेक्ट्रॉनों को एक ही डायरेक्शन में मूव कराना होता है, और उनमें डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। लेकिन बैटरी करती क्या है, एक्चुअल में एक वर्क करती है उनको रैंडमली मूव कराने के लिए। मतलब क्या होता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए वर्क करती है। ठीक है, तो ये जो वर्क किया जाता है वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी को जो काम करना पड़ता है उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने के लिए जो सेल को काम करना पड़ता है, जो बैटरी को काम करना पड़ता है, वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बैटरी से एनर्जी लेते हैं, और बैटरी से वो एनर्जी लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं कहाँ से कहाँ तक के लिए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए वो वर्क करते हैं। उनको एनर्जी कहाँ से लेनी पड़ती है, वो बैटरी से लेनी पड़ती है, और जब बैटरी से एनर्जी लेते हैं तब वो क्या करते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक मूव करते हैं, और उस कंडक्टर में, उस तार में करंट बहने लगती है। तो ये कहा था, तब इसको इसी बिहाफ पे हम डिफाइन कर देते हैं। तो कहा है कि विभवांतर होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो वो ये कहा था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल या विभवांतर। हिंदी में कहेंगे कि चालक तार के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाने के लिए जो काम किया था वो विभवांतर कहलाता है। समझ में आ रहा है, मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ, आप एक बार समझ लीजिए। चालक तार में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही उन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। मतलब जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो काम करता है, उन दो बिंदुओं के मध्य दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। मैं अगर नहीं समझ में आ रहा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। चालक तार में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। विभवांतर को हम V से दिखाते हैं, और इसके लिए जो फार्मूला बनता है ये होता है V = W/Q। W क्या होता है, वर्क डन होता है, जितना कार्य किया गया कार्य होता है। Q क्या होता है, आवेश होता है, जितना आवेश आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गए हैं, है ना। और दोनों का जो रेशियो या अनुपात बनता है वही आपका विभवांतर कहलाता है। इस हिसाब से हम इसका क्या करेंगे, निकालेंगे, इसका हम वो निकालेंगे, मात्रा निकालें। तो ये मात्रा क्या बनता है, जूल पर कूलाम। क्या बनता है, जूल पर कूलाम। और ये दूसरा जो एसआई का मात्रक है, जैसे मैंने बताया कि इसका दूसरा मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो ये इसके फार्मूला होता है। इसकी डेफिनेशन मैंने बता दी है, मैं आगे भी इसके अभी मैं लिख भी देता हूँ कि इसके डेफिनेशन को आपको अपनी कॉपी पर कैसे लिखना है, जिससे आपको याद रखे। ये सारे डेफिनेशन कम से कम शब्दों में आपको बताए जा रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि V = W/Q होता है। और इसके डेफिनेशन मैं आपको अभी लिखे दे रहा हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी डेफिनेशन आपको मैंने बता दी थी, ये आप लिखी हुई सामने, आप इसको नोट कर लीजिए। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या होता है, किसी चालक में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो उसे विभवांतर कैसे, इसे V से पता चल करते हैं। तो इसलिए फार्मूला क्या होता है, V = W/Q। मीनिंग क्या, अब इसको बताना होता है क्या, यदि Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W कार्य करना पड़ता है, तो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर V = W/Q।
इसका मतलब वोल्ट होता है। कभी कभी पूछ देते हैं कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो 1 वोल्ट होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ ही लेते हैं कि क्या होता है 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर 1 जूल काम करने पर ये कह सकते हैं 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। समझ में आ रहा? मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि यदि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिएगा और इसको लिख भी लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। कभी वोल्ट की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, कभी एम्पियर की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। इस तरह से छोटे छोटे डेफिनेशन होते हैं जो कि 1 या 2 नंबर की होती हैं, जो कि आपको पता होता है, फिर भी आप उसमें थोड़ा सा लिखने में परेशानी आ जाती है। कुछ नहीं होता, जो डेफिनेशन होता है उसी में आपको लिख सकते हैं। जैसे इसी में कहा गया किसी चालक में आवेश, अब आवेश कितना मान लो 1 कूलाम, किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उसे 1 वोल्ट कहा जाता है। जो भी डेफिनेशन होती है उसी में आप उस राशि को उसके मात्रक के साथ रख दो, बस आपके अपने आप जो होता है उसकी यूनिट की डेफिनेशन बन जाती है। ओके, तो ये होता है वोल्ट होता है ना। वोल्ट को नापने के मतलब जो विभवांतर होता है उसको नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है ना। एक वस्तु की एक जो होता है मशीन की यूज़ किया जाता है, जिसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। जिस तरह से अमीटर करंट को मापता है, उसे वोल्ट मीटर वोल्ट को नापता है, उसके विभवांतर को नापता है कि वो 2 बिंदुओं के बाद उसका विभवांतर कितना है। अगली एक राशि आती है विभव। विभव क्या होता है? विभवांतर, जिस तरह से विभवांतर होता है वो उसी तरह से विभव होता है। विभवांतर 2 पॉइंट के बीच में डिफरेंस कहा जाता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो हमारा उन 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। लेकिन अगर उन 2 बिंदुओं में से किसी एक बिंदु को हम अनंत पर छोड़ दें और एक बिंदु को उसी क्षेत्र में रखा जाए, जिस क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र की बात की जा रही है उसी क्षेत्र में रखा जाए, तो कहा जाता है कि अगर उस आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। समझ में आ रहा है? कहा जाता है, एक बार फिर से मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। The work done in carrying a charge from infinity to a point of the electric field is called potential at that point. Okay, यही आपकी डेफिनेशन होती है। छोटी सी डेफिनेशन वोल्ट की है, ये भी पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल। 2 चीज़ के बीच में आपको डिफरेंस पूछ लिया था, तो आप इन्हीं चीज़ों को कर सकते हैं। दोनों के लिए फार्मूला सेम होता है, डेफिनेशन अलग होती है। बस पोटेंशियल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 बिंदुओं के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत का एक क्षेत्र होता है उसके अंदर के 2 बिंदुओं की बात की जाती है। लेकिन जो सिर्फ पोटेंशियल की बात की जा रही है वो क्या होता है, वो क्या उसमें से एक पॉइंट को अनंत पर माना जाता है, दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के अंदर का पॉइंट माना जाता है। तो वही कहा जाता है कि किसी भी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। The work done to move one charge, the work done to carry a charge from infinity to a point inside the electric field is called potential at that point. ठीक है, इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है, इसे भी V से प्रदर्शित करते हैं। बस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होती है। तो हम अब इसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं, आप हम सबको उस चीज़ को आप लिख लीजिएगा। पूरा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो विद्युत विभव की जो परिभाषा या विभव की जो परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो क्या था, वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, है ना। हम करते हैं क्या, इसे भी हम V से प्रदर्शित करते हैं।
V इज इक्वल टू होता क्या है, हमने कहा कि अगर W कार्य करना पड़ता है, W कार्य करना पड़ रहा है Q कूलम आवेश को लाने में, आनंद से Q कूलम आवेश तक लाने में जो W कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q हो जाता है, और इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, जिस तरह से आपका पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक वोल्ट था, इसी तरह से यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल का मात्रक भी या विभव का मात्रक भी वोल्ट ही होता है। साथ ही साथ हमें कहते क्या है, अगर हम पूछ लिया जाए 1 वोल्ट क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि 1 वोल्ट होता क्या है, तो मैंने बताया, इससे पहले डेफिनेशन बता चुका हूँ, मैं फिर से एक बार रिपीट किए दे रहा हूँ। इफ क्यू कूलम, ये कहता है if W is a work done to carry a 1 coulomb charge from one point to another point inside the electric field is called the potential at that point. Okay, तो यही आपका पोटेंशियल के पोटेंशियल भी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन वोल्ट की डिफरेंस जो होता है सेम एज निकलती है, चाहे आप पोटेंशियल डिफरेंस से लेकर के करो या सिर्फ पोटेंशियल से करो, दोनों के लिए डेफिनेशन वोल्ट की डेफिनेशन एक ही बनती है ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करते हैं तो हम एक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो दोनों पॉइंट हम इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड कर मानते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र के दोनों पॉइंट मान लेते हैं। अगर हम वोल्ट के लिए मतलब विभव को ध्यान में रख करके डेफिनेशन कर डिफाइन करते हैं उसको, तो हम क्या कहते हैं, एक पॉइंट को इन्फिनिटी मान लेते हैं और एक पॉइंट को इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, है ना। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर देते हैं। चलिए ठीक है, ये हमारा वोल्टेज हो गया। वोल्टेज को मैंने बताया वोल्ट मीटर से जो है नापते हैं, है ना। वोल्ट मीटर एक आता है, एक इंस्ट्रूमेंट वो वोल्ट मीटर होता है, तो उसके थ्रू नापते हैं। और ये हमेशा सर्किट में, ठीक है, परिपथ में हमेशा क्या होता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। ये बात पूछी जाती है ज़्यादातर इंटरव्यू वगैरह में या प्रैक्टिकल में पूछी जाती है कि अमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाया जाता है। अमीटर को हम करते क्या है, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, जबकि क्या होता है वोल्टमीटर को हम पैरेलल सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है, सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं, और उस तरह से हम इसको वोल्टेज को नाप लेते हैं। अब अगला जो पढ़ना क्या है, हमें आगे पढ़ना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में पढ़ता है, ओम के नियम को पढ़ना है। ओम का नियम क्या है, ओम ने अपना नियम दिया था करंट, जो कि रिलेट करता है वोल्टेज को करंट से, ठीक है, जिसमें ये बताया गया है कि वोल्टेज करंट से रिलेट करता है, और ये करंट और जैसे जैसे करंट बढ़ती है वोल्टेज बढ़ता है, उसी के रेशियो में, उसी के प्रोपोर्शनलिटी में वोल्टेज बढ़ता है। या उसके उल्टा बात करें, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं हमारा करंट भी बढ़ता जाता है। इस बात को हम अगर देखे होंगे कि जैसे हमारे करंट, जैसे हमारी जो बैटरी होती है, बैटरी में अगर चार्ज ज़्यादा है, उसका वोल्टेज ज़्यादा है, तो हमें करंट उतनी ही हाई मिलती है। अगर बैटरी का वोल्टेज लगातार कम होता जा रहा है तो हमें मिलने वाली करंट की वैल्यू भी कम मिलती है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब ये हमें पता चलता है कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और इसका जो रिलेशन होता है वो हम ओम्स लॉ में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले अब पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक बीकर है जिसमें उसके ऊपर तक पानी भरा हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ है। एक दूसरा बीकर लेते हैं जिसमें उससे कम, थोड़ा सा ऊपर से कम पानी भरा हुआ है, मतलब उसके बीच में जो वाटर लेवल का जो डिफरेंस है इतना है, देखा जाए तो इतना है। तो इसमें जो इस पहली कंडीशन में जो वाटर का जो फ्लो होगा इस साइड से पहले बीकर से दूसरे बीकर में, वो थोड़ा कम होगा। अगर हम कोई दूसरा बीकर ले लें जिसमें क्या, एक दूसरा बीकर की बात करें जिसमें क्या है, हम उसमें वाटर का जो लेवल होगा वो यहाँ पर ले लें। अगर वो वाटर का लेवल यहाँ तक है तो अगर ये तो इसमें देखा जाए, कहा जा सकता है कि इसमें जो वाटर का फ्लो फ्रॉम वन बीकर टू सेकंड बीकर शुड बी हायर, है ना। मतलब क्या होगा कि ये जो पहले बीकर से दूसरे बीकर में जो वाटर का जो फ्लो होगा अब क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ठीक इसी तरह से हम ओम्स लॉ को भी समझ सकते हैं। जब किसी बैटरी का जब वोल्टेज ज़्यादा होता है ना, तो जब भी उसको किसी वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज उतना ही ज़्यादा होता है। अगर क्या होगा, हमारी बैटरी में हमारा वोल्टेज कम होगा, वो कम पोटेंशियल डिफरेंस कम हो लगाएगा, तो क्या होगा उसमें फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि
जैसे जैसे हमारा बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा होता जाएगा, जैसे जैसे हमारा ये कह सकते हैं हम अपने अगर हमारी बैटरी का वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, है ना, उसका उसमें बहने वाली करंट की जो वैल्यू है, बहने वाली चार्ज की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होती है। मतलब कि वोल्टेज पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। मतलब अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो करंट भी उतनी तेज़ी से ही बढ़ती रहेगी। या इसका रेसिप्रोकल में बात करें, इसके अपोजिट बात करें, तो जैसे करंट बढ़ती जाएगी उसका वोल्टेज भी इसका मतलब बढ़ रहा है ना। तो ओम्स लॉ में यही चीज़ समझाई गई थी, उनके बीच में रिलेशन बताया गया था और यही समझाया गया था कि अगर किसी कंडक्टर के सिरों के बीच में या उसके 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उसमें बहने वाली चार्ज की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसके लिए कहा जाता है, उन्होंने एक डेफिनेशन दे रखी थी, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे। भौतिक अवस्थाएं मतलब उसके जो टेम्परेचर है, उसके लेंथ है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो अगर फिक्स रखा जाए तो चालक के दोनों सिरों के बीच में लगाया गया पोटेंशियल, लगाया गया विद्युत विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, बस ये आपको समझना है कि उस चालक तार के दोनों सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दैट्स मीन पोटेंशियल अक्रॉस द एंडिंग पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट unless its physical condition remains constant। मतलब क्या होता है, जब तक कि उसकी फिजिकल या भौतिक अवस्थाएं कांस्टेंट रहती हैं तब तक उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दैट्स मीन V इज प्रोपोर्शनल टू I। मतलब V क्या है, वो I के प्रोपोर्शनल। V क्या वोल्टेज होता है और विभवांतर I क्या उसमें करंट है। जैसे मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू I एंड V आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी का जो सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो हमने R एक कांस्टेंट मान लिया जो कि यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने पर लगा है, तो V इज इक्वल टू I इंटू R। जहाँ R एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, जिससे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। ये चालक तार के किस पर डिपेंड करता है, ये चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। ये R क्या है, एक नियतांक है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है या नियतांक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इस नियम को ही ओम का नियम कहते हैं। यही होता है। ओम के नियम को ग्राफिकली भी समझा जा सकता है। ग्राफ के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो हम जो इसका एक्स एक्सिस है उस पर हम करंट को डिनोट करते हैं, जो वाई एक्सिस होती है उसको हम किस पर डिपेंड करते हैं, वाई एक्सिस पर। जो वी होता है वाई एक्सिस पर डिपेंड करते हैं। तो इनके बीच में ग्राफ ड्रा किया गया, तो उन्होंने तो ये देखा गया कि V और I के बीच में जो भी ग्राफ खींचा जा रहा था वो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। दैट मीन जैसे जैसे V की वैल्यू बढ़ती जा रही है आपकी करंट की वैल्यू भी उसी रेशियो में बढ़ती जा रही है ना। मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन मिलने का मतलब ये होता है जैसे जैसे हमारे V या वोल्टेज बढ़ रहा है हमारा करंट भी बढ़ता जा रहा है। यही हमारा ओम्स लॉ था या ओम का नियम था। अब बात आती है रेजिस्टेंस। फिर से हम रेजिस्टेंस पर आते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, हर एक प्रॉपर्टी होती है हर एक कंडक्टर की, है ना। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। ये किसी भी चालक तार के का वह गुण होता है जिसके द्वारा उसमें बहने वाले चार्ज का प्रतिरोध करता है, अवरोध पैदा करता है। यही आपका प्रतिरोध होता है। और R की वैल्यू कैसे निकालते हैं, R इज इक्वल टू, अगर देखा जाए ओम्स लॉ से अगर देखा जाए R इज इक्वल टू क्या मिलेगा, V अपॉन I। तो R का मात्रक क्या बनेगा, वोल्ट पर एम्पियर। क्या बनेगा, वोल्ट पर एम्पियर बनेगा। या इसका जो SI मात्रक होता है, SI यूनिट होता है, कह सकते हो SI जो यूनिट इसका जो होता है वो क्या होता है, SI यूनिट होता है ओम। क्या होता है, ओम। इसका सिंबल, ओम का सिंबल ऐसे बनता है, समझ रहे हो ना। बस यही आपका रेजिस्टेंस होता है। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो कुछ पॉइंट पर डिपेंड करता है। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है कुछ पॉइंट पर डिपेंड करता है, जैसे तार की लंबाई पर डिपेंड करता है, तार के क्रॉस सेक्शन एरिया पर प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है,
तार का जो तार होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो हम आगे देखेंगे इसके डिपेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रतिरोध होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, इसके डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, है ना। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं प्रतिरोध के बारे में, हम इसके डेफिनेशन को लिखते हैं। तो प्रतिरोध की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको बोल के भी समझा दे रहा हूँ। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। किसी भी कंडक्टर में चार्ज के प्रवाह के रोकने के गुण को ही प्रतिरोध कहते हैं, या उसका रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ओम के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ R = V/I होता है, इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने देखते हैं कि इसमें पता चल रहा है कि जो प्रतिरोध की जो प्रॉपर्टी है, जो मतलब वो रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है, हर एक कंडक्टर में या हर मेटलिक कंडक्टर में पाए जाते हैं। किसी में ज़्यादा भी हो सकती है, किसी में कम भी हो सकती है। ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या है, वो फ्लो ऑफ रेजिस्टेंस, जो फ्लो ऑफ चार्ज था उसको ज़्यादा रोकेगा, मतलब उसको फ्लो ऑफ रेजिस्टेंस को ज़्यादा जो बाउंड करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी वो क्या होगा, चार्ज को उतना ही कम रोकेगा। बात प्रतिरोध है, इसकी हिंदी में भी डेफिनेशन आप समझ ही लेते हैं कि प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जो अपने अंदर बहने वाले करंट या अपने अंदर बहने वाले चार्ज या आवेश को बहने से रोकता है। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं और R = V/I होता है। जो रेजिस्टेंस होता है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है, कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, वायर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वही हम समझेंगे। कहा जाता है, ये माना जाता है जो R होता है, जाहिर सी बात है अगर कोई तार जितना ज़्यादा लंबाई का होगा, मतलब उसके अंदर जितना ज़्यादा मेटल होगा, उसके अंदर उसकी जितनी क्या कहते हैं मटेरियल जितना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स आर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसको हम कह सकते हैं, पहला पॉइंट यही होता है कि आर प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, उसके लेंथ के बराबर होता है। मतलब R क्या रेजिस्टेंस है, L का लेंथ ऑफ द वायर है या कंडक्टर होता है, दैट मीन्स R इज प्रोपोर्शनल टू L। सेकंड पॉइंट क्या होता है, अब बात आती है R की जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वायर की मोटाई पर भी डिपेंड कर, जितना ज़्यादा उसका वो मोटा होगा तार, जितना ज़्यादा मोटाई में जितना ज़्यादा होगा, है ना, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा। जो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ये वाला एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, इसको हम प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल भी हिंदी में कहते हैं। तो R जो होता है वो क्या होगा, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। R is inversely proportional to the cross section area of the wire। R मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध तार के प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध तार के मटेरियल पर या उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर देखें तो R = दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा कि R प्रोपोर्शनल होता है L/A के। फिर से आपको प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल मिल रहा है, इसको जब इस सिंबल को हटाते हैं तो आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, जिसको हम रो से दिखाते हैं। R = L/A होता है। तो ये आपका R के लिए फार्मूला निकलता है कि R = L/A। रो क्या होता है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है। क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर का। इसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो ये कांस्टेंट इस समीकरण मतलब इस इक्वेशन के लिए कांस्टेंट की तरह वर्क करता है, और इसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो R = L/A होता है। अब पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बारे में देखते हैं किस चीज़ पर डिपेंड करता है। हम ये कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द वायर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है या विशिष्ट प्रतिरोध तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। ओके, इतना समझ में आ रहा। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर इसके बारे में आगे थोड़ा पढ़ते हैं। थोड़ा सा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे मैंने बताया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द वायर, है ना। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर के
मटेरियल पर डिपेंड करता है। और ये क्या होता है, ये हमें हाँ इस फार्मूलेस के थ्रू हमें दिखता है कि R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, है ना, जहाँ ए क्या आपका विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। और अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो अगर एल इक्वल टू 1 m रख दिया, 1 मीटर रखा जाए, ऐसे तार की बात करें जिसकी लंबाई 1 मीटर है और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है या परिच्छेद का क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर है, तब क्या होगा, आर रो इक्वल टू आर हो जाएगा। या यूँ का है, इसको जब डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से, जब लास्ट में हम इसको डिफाइन कर देते हैं, specific resistance of a material of a wire is equal to the resistance of that wire having the length 1 meter and cross section area 1 meter square। विशिष्ट प्रतिरोध उस तार के किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस तार के उस रेजिस्टेंस के बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शन या प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है रेजिस्टेंस का, जो विशिष्ट प्रतिरोध या कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है, हम इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो जो हम डायरेक्टली अगर निकाले तो ये होता है ओम मीटर होता है। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मैंने बता दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द वायर, है ना। इट इज डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द वायर। मतलब ये क्या, किसकी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी कंडक्टर के मटेरियल की होती है। जैसा मटेरियल होगा, वायर का जैसा मटेरियल होगा वैसा उसका स्पेसिफिक वो रेजिस्टेंस होगा। किसी का कम होता है तो किसी का ज़्यादा होता है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में हम इसके रेसिप्रोकल के बारे में, अगर इसका रेसिप्रोकल लिया आता है तब उसको क्या कहते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं, इसके आगे पढ़ेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल के बारे में, तो उसको क्या कहते हैं। वैसे उसको हम बता देते हैं, उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे। आगे और चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। चलते चलते मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को शिक्षा केंद्र अकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारी आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके क्लास, थैंक यू।